नहीं। ड्यू स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी जो डायरी आपको प्रॉपर साइन की जा रही है सब्जेक्ट्स की डे वाइज वो आप कर रहे होंगे। आपको बेटा तमाम टीचर्स भी बता रहे होंगे, मैं भी अपने लेक्चर्स में वक्तन फ़वक्तन बताता रहता हूँ कि ये जो वक्त है ये बहुत कीमती है। और आपकी डायरी आपको याद होगा कि जब आप स्कूल में आते थे तो आपकी डायरी होती थी 7 to 8 सब्जेक्ट्स की। अब हमने उसको बड़े प्यारे तरीके से डिवाइड किया 4 लेक्चर्स में, और डेली के आपके पास 4 लेक्चर्स होते हैं जिनमें 20 मिनट्स की मैक्सिमम जो है वो स्टडी होती है। और हम अपने तमाम स्टूडेंट्स से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस डायरी को प्रॉपर कर रहे होंगे तमाम सब्जेक्ट्स को, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और जैसे इस्लामिक स्टडीज़ हो गया, पाक स्टडीज़ हो गया, उसका मोर देन 50% सिलेबस हम कवर कर चुके हैं। और डेफिनेटली जब आप स्कूल इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे तो जिन टीचर्स का सिलेबस इन 3 मंथ्स में 4 मंथ्स में ख़त्म हो गया होगा वो आपके टेस्ट स्टार्ट करेंगे। और जब टेस्ट स्टार्ट करेंगे, अगर आपने उसको साथ साथ डायरी को 50 to 60% हर लेक्चर को तैयार नहीं किया होगा तो आपके लिए वो प्रॉब्लम बनेगा। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए रोज़ाना 6 to 8 आवर्स अपनी स्टडी को दिया करें, जिनमें 2 आवर्स जो हैं वो रोज़ाना लेक्चर्स सुना करें। उन लेक्चर्स के नोट्स या जैसे टीचर्स आपको गाइड करें वो बनाने के बाद आप उसको लर्न करके लिखा करें। तो ये देखें, आप जब आप रेगुलर रूटीन में स्कूल आ रहे होते हैं तो 6 आवर्स एटलीस्ट आपकी स्कूलिंग होती है, और उसके बाद एटलीस्ट 3 to 4 और इवन 5 आवर्स आपकी ट्यूशन्स होती है, एकेडमी होती है, या फिर घर में भी आप अगर अपने एल्डर सिस्टर्स और ब्रदर्स से पढ़ते हैं तो उसमें भी आप देखें कि आपकी 10 आवर्स या मोर देन 10 आवर्स की स्टडी बनती है। तो जो टाइम टेबल मैं आपको अब बता रहा हूँ उसमें 2 आवर्स के आपके लेक्चर्स होंगे, एटलीस्ट 4 लेक्चर्स डेली के। और उन 2 आवर्स के लेक्चर्स को तैयार करने के लिए आपको 4 आवर्स चाहिए, यानी 6 आवर्स सिर्फ आपने स्टडी करनी है। तो मैं आप सब अच्छे स्टूडेंट्स से और मीडियोकर स्टूडेंट्स से ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो तमाम लेक्चर्स को सुने। जिन बच्चों ने अभी तक लेक्चर्स को सीरियस नहीं लिया वो फौरी तौर पर इन लेक्चर्स को सीरियस लें, क्योंकि ये लेक्चर्स अब दोबारा नहीं होंगे, क्योंकि इसका टाइम ही नहीं होगा। उस्ताद तो हमेशा अपने बच्चों को गाइड करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन आपको पता है कि अब टाइम ही नहीं होगा। तो आप मुझे बताएं किस तरह फिर टीचर्स आपको दोबारा ये चीज़ें पढ़ाएंगे। तो इस चीज़ को गनीमत जाने, जहाँ कहीं कोई प्रॉब्लम आए व्हाट्सएप के थ्रू और व्हाट्सएप कॉल के थ्रू, व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू, व्हाट्सएप वॉइस मैसेज के थ्रू आप अपने टीचर से डिस्कस करें। इंशाल्लाह बच्चे कर भी रहे हैं, और ज़्यादातर जो रिस्पॉन्सिव हैं बच्चे उनको टीचर्स भी रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारा जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं लेक्चर नंबर 23 है इंग्लिश का, और इसमें हम टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं। और टेक्स्ट में हमने लास्ट लेक्चर्स में चैप्टर 4 कंप्लीट किया था, उसकी ट्रांसलेशन की थी, एक्सरसाइज की थी, और कुछ क्रिएटिव वर्क था जो मैंने आपको असाइन किया था। होप सो आपने लास्ट लेक्चर्स के दौरान जब टाइम मिला होगा तो आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी। देखें, बुक को स्टडी करने के 2 मकासद होते हैं। जो प्राइम मकसद मेरे नज़दीक होता है वो ये होता है कि आप अपने नॉलेज को इन्हांस करें। सेकेंडरी पर्पज़ उसका होता है मार्क्स गेन करना। तो जब आप अपने नॉलेज को इन्हांस करेंगे तो उसमें जो क्रिएटिव वर्क टीचर्स असाइन करते हैं या आपके बुक के अंदर होता है, अगर आप बेटा उसकी प्रैक्टिस करेंगे, किसी को एक लफ्ज़ भी नहीं लिखना आता लेकिन अगर उसकी प्रैक्टिस करेगा वो, तो डेफिनेटली वो उस पर ग्रेजुअली जो है वो ग्रिप करता जाएगा और उसको छोटे छोटे सेंटेंसेस जो हैं वो बनाने आ जाएंगे। और हमारा तो ये सब्जेक्ट लैंग्वेज जो है ये असल में लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है ये, ना कि ये कोई केमिस्ट्री फिजिक्स या बायो जैसा मजमून है। तो इसको एज अ लैंग्वेज लें, और इसमें आपको राइटिंग, रीडिंग और स्पीकिंग की जो कैपेबिलिटी है वो होनी चाहिए। मैट्रिक के स्टूडेंट्स को इंग्लिश में बात करनी आनी चाहिए और अपनी बात इंग्लिश में लिखनी भी आनी चाहिए और बतानी भी आनी चाहिए। तो उन बुक्स के थ्रू होता है। बाकी जो हम आपको टेक्स्ट पढ़ाते हैं या ट्रांसलेशन करवाते हैं, ये नंबर लेना भी एक सहारा है कि हमें हमारी ग्रेडिंग अच्छी होनी चाहिए। तो इस ड्यूल पर्पज़ को जहन में रखते हुए आप चीज़ों को तैयार किया जाए करें तो बेहतर होगा। तो लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 4 को कंप्लीट किया था, 2-3 लेक्चर्स हमारे उस पर लगे। आज हमारा 5 लेक्चर नंबर 5 जो है वो दोबारा समरी आ गई है, और ये है रेन, द रेन समरी। तो रेन आपको पता है एक नेचुरल फिनोमिना है, एक कुदरती प्रोसेस के तहत ये चीज़ आती है और ये हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो इसके लर्निंग आउटकम्स हैं उसमें भी उन्होंने लिखा हुआ है अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द नेचर, के फितरत को समझना और उसकी तारीफ करना, और ये एक इंसान के अंदर होनी चाहिए। और हम तो लिटरेचर लैंग्वेज के स्टूडेंट्स हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे अंदर ये चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद उसने कहा कि लोकेट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स
ठीक है, मुतरादिफ अल्फाज और मुतजाद अल्फाज जो हैं वो आप अंडरस्टैंड कर सकें, हम ये इसमें देखेंगे एक्सरसाइज के अंदर। और इसके बाद थर्ड जो पॉइंट है उसमें ट्रांजेटिव और इंट्रांजेटिव वर्ब्स को हम आइडेंटिफाई कर सकें। ट्रांजेटिव वर्ब्स आपके जहन में आ जानी चाहिए, चीज़ें ये सारी पढ़ी हुई हैं आपने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। ट्रांजेटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनको आगे ऑब्जेक्ट मिलता है, नाउन प्रोनाउन की सूरत में हमें ऑब्जेक्ट मिलता है। और जो इंट्रांजेटिव वर्ब्स होते हैं वो वर्ब पर ही ख़त्म हो जाते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउंस की सूरत में हमें नहीं मिलता। उसके बाद प्रपोजिशंस इन, ऑन, एट, ओवर, अबव, बीनीथ वगैरह, ये इस तरह के सारे वर्ड्स प्रपोजिशंस होते हैं। आपको प्रपोजिशंस को अखज़ करना आना चाहिए। फिर उसके बाद हम समरी करेंगे। इसमें प्रेफ्रेजिंग वाली जो एक टर्म है वो हम छोड़ देते हैं, थोड़ा बहुत मैं उसका आइडिया तो आपको लास्ट समरी में भी दिया था। प्रेफ्रेजिंग और समरी में क्योंकि हमारे पास चॉइस आती है, क्योंकि एक एम्पल सिलेबस होने की वजह से हम प्रेफ्रेजिंग का आइडिया तो आपको देते हैं, लेकिन हम मैक्सिमम मार्क्स गेन करने के लिए कुछ समरी का इंतखाब करते हैं। तो समरी आपको नोट्स की फॉर्म में दी हुई है, उसकी रीडिंग भी इंशाल्लाह टाइम इस लेक्चर में या नेक्स्ट में आपको करवाऊंगा। तो अब हम अपने टेक्स्ट की तरफ आते हैं, और टेक्स्ट में हम इसकी रीडिंग करेंगे पहले पोएम की, उसके मीनिंग्स देखेंगे, और जो साथ उसके पैराग्राफ क्वेश्चंस होते हैं उनको हम देखेंगे कि वो उसके अंदर राइटर क्या कह रहा है। आई हेयर लीव्स ड्रिंकिंग रेन। आई हेयर, मैं सुनता हूँ, लीव्स, पत्तों को, ड्रिंकिंग रेन, पानी पीते हुए। ये ड्रिंकिंग जो है ये जेरेंड है वर्ड, ठीक है, जेरेंड पढ़ा था आपने अपने प्रीवियस लेक्चर में। फॉर्म ऑफ वर्ब दैट वर्क्स एज अ नाउन दैट्स कॉल्ड जेरेंड। आई हेयर रिच लीव्स ऑन टॉप। मैं सुनता हूँ कि जो रिच लीव्स यानी जो ऊपर वाले जो पत्ते हैं वो भरे हुए हैं पानी से। रिच लीव्स, अमीर हैं वो पत्ते, ज़ाहिर है उनको फुल पानी मिल रहा है बारिश का। गिविंग द पुअर बीनीथ, निचले कमज़ोर पत्तों को फिर वो देते हैं पानी। पहले पानी ऊपर गिरता है रिच लीव्स के पास, फिर वो ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप दे थ्रो दैट वाटर बीनीथ द पुअर लीव्स। ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, कतरा कतरा करके, थोड़ा थोड़ा करके वो नीचे वाले पत्तों को देते हैं। तो आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अगर रेन फिनोमिना को देखा हो तो इसी तरह ही होता है। जो टॉप लीव्स हैं ज़ाहिर है उन पर बारिश के कतरे पहले पड़ते हैं, वो कतरे बड़े होते हैं, वो अपनी क्वेंच कहते हैं बुझाना, वो अपनी क्वेंच द थर्स्ट, अपनी प्यास को बुझाने के बाद फिर कतरा कतरा जो है वो नीचे देते हैं। इट्स अ स्वीट नॉइज टू हियर, सुनने में एक ये खुशगवार शोर है। आपने कभी देखा होगा कि अब देखें ये फीलिंग्स हैं जो एक लिटरेचर के स्टूडेंट्स में होनी चाहिए, चीज़ों को महसूस करने की फीलिंग्स। कभी देखा होगा कहीं पर कोई टीन की छत बनी हुई हो तो उस पर जो है वो बारिश जब गिरती है तो बड़ा एक अजीब सा म्यूज़िक क्रिएट होता है, क्योंकि कोई कतरा बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कहीं से छत जो है वो मजबूत होती है, कहीं पर कोई छत के नीचे पिलर हो तो वहाँ पे आवाज़ कुछ और होती है, तो एक जल तरंग सा बजने लगता है, म्यूजिकल कॉम्बिनेशन की जो है ना वो सूरत इख्तियार कर लेता है। इसी तरह जब पत्तों पर गिरता है तो इट्स स्वीट नाइस टू हेयर, कि ये जो शोर है वो उसको, पोएट को वो भला महसूस होता है, क्योंकि पोएट जो है वो एक सेंसिटिव जो है उसकी नेचर है, इस वजह से। दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर, कहता है कि ऐसा महसूस होता है कि ग्रीन लीव्स, ये सब्ज पत्ते जो हैं कहीं नज़दीक ही जो हैं, ड्रिंकिंग नियर, नज़दीक ही ये पानी पी रहे हैं जिनकी मैं आवाज़ सुन रहा हूँ। ये इस पोएम का फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। अच्छा, इस पोएम की जब हम समरी करेंगे तो उसमें हम एक वर्ड पढ़ेंगे, दिस पोएम हैज़ सिंबॉलिकल मीनिंग। सिंबॉलिकल कहते हैं अलामती को, मतलब एक ऐसी चीज़ जिसको ज़ाहिरी तौर पर एक लाइट वे में क्रिएट किया जाए, लेकिन जब उसकी गहराई को देखा जाए तो फिर उसके मायने जो हैं वो बड़े संजीदा बनते हों या बड़े इन डेप्थ बनते हों। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि एक कंपैरिजन आ रहा है रिच एंड पुअर का। तो अगर हम इस लीव्स के रिच एंड पुअर के कंपैरिजन को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करें तो हमें क्या चीज़ नज़र आती है? हमें नज़र आती है कि जो रिच पीपल हैं वो भी अपनी तमाम ज़रूरियात को पूरा करने का चांस उनको बहुत ज़्यादा मिलता है, जबकि
जो पुअर हैं उनको जो बुनियादी ज़रूरियात हैं समटाइम्स वो भी मुयसर नहीं होती, और अगर रिच पीपल जो हैं उनकी हेल्प भी करना चाहें तो वो इतने थोड़े अंदाज में करते हैं कि वो उनके लिए जो है वो बहुत कम हेल्पफुल साबित होती है। ऐसा है, एग्री करते हैं आप इस बात से? ये आपका पहला पैरा जो था वो स्टैंजा जो था इसका द रेन समरी का, वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। और इसको अगर हम समरी को इस पोएम को समरी वाइज देखेंगे तो पहले पैराग्राफ में इसी चीज़ के कंपैरिजन को इंट्रोडक्शन के बाद राइटर हमें बताएगा रिच एंड पुअर के कंपैरिजन में, और थोड़ी सी इसमें हमें जो है वो उदासी और थोड़ा सा नेचर जो है वो डिसबैलेंस नज़र आती है। लेकिन हकीकत में बेस्ट वे यही है बैलेंस का। नेचर के जो कवानीन होते हैं उनको हम चेंज नहीं कर सकते, उनको हम कंट्राडिक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो आपका पैराग्राफ है वो पढ़ते हैं, सॉरी नेक्स्ट स्टैंजा पोएम का। इसमें आप देखें अब होप की बात आएगी। पहले थोड़ी सी सैड फीलिंग्स थी, डिसअपॉइंटमेंट थी, कंपैरिजन था रिच और पुअर का, अब होप की बात आ रही है। एंड व्हेन द सन कम्स आउट, और जब सूरज कम्स आउट का मतलब होता है निकलना, उभरना, फूटना, सूरज का निकलना। एंड व्हेन द सन कम्स आउट आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, जब बारिश थम जाएगी, जब सूरज निकलेगा तो क्या होगा, इसके बाद क्या होता है, बारिश थम जाती है, ताहरे बादल छट जाते हैं बारिश बरसने के बाद। तो फिर आफ्टर द रेन विल स्टॉप आफ्टर द सन्स कम आउट, सूरज निकलने के बाद जो बारिश है वो रुक जाएगी। अ वंडरस लाइट विल फिल ईच डार्क राउंड ड्रॉप, एक वंडरस का मतलब होता है हैरत अंगेज, शानदार किस्म की लाइट, रोशनी निकलेगी, और फिर वो क्या करेगी, ईच डार्क फिल भर देगी, ईच डार्क राउंड ड्रॉप, हर गोल कतरे को, किस चीज से, रोशनी से। I hope the sun shines bright, मैं ये उम्मीद करता हूँ, the sun shines bright, कि सूरज जो चमकता है वो ब्राइट चमकेगा। मतलब कि यहाँ पर इक्वलिटी की बात आ रही है, जो इन वर्ड्स के अंदर, जो इन लाइंस के अंदर जो मीनिंग छुपे हुए हैं वो है इक्वलिटी के। कि यहाँ पर जो फर्स्ट एंजा था उसमें पोएट is trying to comparison between rich and poor, but here he says that sun will throw his light equally to every drop of water, means के जो उम्मीद करता है वो कि आने वाले वक्तों में तमाम लोग होंगे, रिच और पुअर, they will get their equal rights, they will get equal opportunities as rich are getting, the poor will also get that। और आप ये देखें, हमारे पास एक कंसेप्ट है, इस पोएम को देखते हुए मेरे जहन में आया, हमारे पास एक कंसेप्ट है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज का। अपने पास्ट स्टडीज में भी हमने ये वर्ड्स काफ़ी दफ़ा पढ़ा। बीइंग अ स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री एंड पास्ट स्टडीज, आपके जहन में ये होगा कि हम डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के कंपैरिजन को भी देखते हैं कि जो डेवलप कंट्रीज होते हैं वो डेवलप्ड क्यों कहलाते हैं, अब डेवलपिंग कंट्रीज डेवलपिंग क्यों, और अंडर डेवलप कंट्रीज अंडर डेवलप क्यों होते हैं। तो अंडर डेवलप को तो साइड पे करें, क्योंकि अगर एक रियासत या स्टेट इस लेवल पर नहीं है कि वो कुछ इंप्रूवमेंट कर रही हो अपने डिफरेंट सेक्टर्स में, तो डेफिनेटली वो अंडर डेवलप्ड होगी। और अफ्रीकन कंट्रीज आपके जो हैं वो बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं वो अंडर डेवलप्ड हैं। उसके बाद आते हैं डेवलपिंग कंट्रीज, जिनमें ग्रोथ हो रही होती है, कोई कभी डेवलपमेंट हो जाती है, कभी कुछ डाउन हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट का प्रोसेस चलता रहता है, वो होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज। तो जो डेवलपिंग या अंडर डेवलप कंट्रीज होते हैं, यहाँ पर लोगों को राइट्स इक्वल नहीं होते। यहाँ पर माइट इज राइट होती है, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो अमीर है उसके पास हर चीज़ है, जो गरीब है उसके पास कुछ नहीं है, जो ताकतवर है उसी के लिए कवानीन है, जो गरीब है उसके लिए कुछ नहीं है। ताकतवर जो हैं वो कानून की धज्जियाँ बिखेरते हुए नज़र आते हैं, और ये तमाम ममालिक में इस तरह होता है। लेकिन जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनमें कंडीशन कुछ बेहतर होती है, वहाँ पीपल आर एबल टू गेट इक्वल राइट्स वेदर दे आर रिच और पुअर।
वो एक जैसे जो हकूक़ हैं वो रखते हैं, एजुकेशन लेवल सेम होता है, इसी तरह उनका हेल्थ लेवल सेम होता है, इसी तरह उनका जो जस्टिस लेवल है उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी होती है। पूरा 100% तो सही नहीं होता, लेकिन 70 to 80%, इवन के 90% वो ठीक होता है। और हम इसकी एग्जांपल हम में होनी चाहिए थी, लेकिन अफसोस के साथ हम देखते हैं दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर हैं हमसे। हम भी इसको बेहतर बना सकते हैं, आप बच्चे इसको बेहतर बना सकते हैं, हम असातिज़ा इसको बेहतर बना सकते हैं कि आने वाले टाइम के जो चलाने वाले लोग हैं वो आप बच्चे हैं, हम भी इसको बेहतर बना सकते हैं। तो यहाँ होप की बात से बात निकली तो मैंने आपको बताया। आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, मुझे उम्मीद है कि सूरज जो है वो अब जब चमकेगा, निकलेगा बारिश के बाद, तो एक अच्छे वे में निकलेगा और इक्वल लाइट डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इट विल बी अ लवली साइट। तो जब ऐसा होगा, इक्वलिटी होगी, तो नज़ारा दिलफ्रेब होगा। लवली साइट मीन दिलफ्रेब नज़ारा। नज़ारा दिलफ्रेब होगा या नहीं होगा जब लवली साइट होगी? डेफिनेटली दिलफ्रेब होगा। तो ये हमारे जो 2 पैराग्राफ थे वो हमने रीड आउट किए, उनके मीनिंग्स देखे। अब पहले पैराग्राफ को अगर हम देखें तो उसमें एक क्वेश्चन आता है। यहाँ पे क्वेश्चन देखें, यहाँ पर व्हाट डू द रिच एंड द पुअर लीव स्टैंड्स फॉर। तो सिंपल सी बात है, रिच लीव्स स्टैंड्स फॉर रिच पीपल एंड पुअर लीव्स beneath leaves स्टैंड फॉर पुअर पीपल। ठीक हो गया। दूसरा क्वेश्चन इस तरह, डू यू लाइक द सन कमिंग आफ्टर द रेन, व्हाई? यस, डेफिनेटली, क्योंकि आफ्टर रेन व्हेन द सन कम्स आउट इट प्रेजेंट्स अ लवली साइट, अच्छा नज़ारा। बास का वो क्या कहते हैं उसको, कौसो कज़ा भी बन जाती है, जिसको आप रेनबो बोलते हैं। तो वो दैट मैंने एक दफ़ा अपनी लाइफ में ये देखी है, हो सकता है आप में से भी किसी ने देखी हो, लेकिन बारिश के बाद ये अक्सर ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है। तो आपने रिजल्ट भी बता दी दोनों क्वेश्चन में, ये आपको नोट्स में भी मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। हो सकता है वहाँ 1 or 2 लाइन्स एक्स्ट्रा हो किसी एक क्वेश्चन की, तो वो बेहतर अंदाज में आप उसको कर सकते हैं। तो ये बेटा आपकी जो है पोएम को हमने रीड आउट किया है। अब हम इस तरह करते हैं कि इसकी हम करते हैं समरी। ठीक हो गया। समरी को मैं रीड आउट करवाऊंगा और होप्स हो कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नोट्स ले लिए हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ के भी, इंग्लिश के भी और बाकी मज़ामीन के भी। नोट्स जो होते हैं वो आपके टीचर्स आपके लेवल को देखकर बनाते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होते हैं जो डिमांड करते हैं कि उनके पास एक्स्ट्रा वोकैबुलरी के साथ मटेरियल हो। तो उस सेंस में हम करते हैं। अब मैं आपको, आप सब लोगों के पास नोट्स होंगे, मैं पढ़ा देता हूँ, क्योंकि नोट्स जो हैं तो रेन समरी आपके पास नोट्स भी होंगे, बोर्ड पर भी नज़र आ रही होगी आपको। इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द रेन इज़ अ शॉर्ट सिंबॉलिक पोएम विद अ सीरियस मैसेज। रेन राइटर पोइट कहता है कि ये एक छोटी सी पोएम है और इसके अंदर मीनिंग्स छुपे हुए हैं, बहुत सीरियस किस्म के, संजीदा किस्म के। द पोएट W.H. Davis paints a beautiful scene of rain and sunshine with the help of words. अल्फाज की मदद से वो रेन का और सूरज के निकलने का एक बहुत शानदार सीन पेश करता है, हमें नज़ारा पेश करता है। He says that rain is one of the most beautiful phenomena of nature. फिनोमिना की जो सिंगुलर होता है वो फिनोमिनन होता है, ये प्लूरल फॉर्म में वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंपैरिजन में आया है। तो नेचर्स के बहुत सारे मफरूज़ों में से रेन जो है वो एक है और बड़ा शानदार। इट प्रोवाइड्स इनॉर्मस प्लेयर, इनॉर्मस मीन लातादाद, बहुत ज़्यादा तादाद में होना किस चीज़ को, प्लेयर मीन खुशी देता है। द अपर लीव्स ऑफ द ट्री रिसीव प्लेंटी ऑफ रेन एंड सीम्स एज इफ दे आर ड्रिंकिंग रेन टू द फुलेस्ट। अपर लीव्स ऑफ द ट्री रिसीव प्लेंटी ऑफ रेन, बहुत ज़्यादा बारिश जो है वो रिसीव करते हैं और पानी बहुत ज़्यादा तादाद में पीते हैं। फुलेस्ट मीन जी भर के। While the lower leaves of the tree dependent on the upper leaves, जबकि जो नीचे वाले
पत्ते हैं वो ऊपर वाले पत्तों पर इन्हिसार करते हैं। अपर लीव्स गिव देयर रिमेन्स टू देम ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप। जो अपर लीव्स हैं, ऊपर वाले पत्ते कतरा कतरा करके छोटे वाले पत्तों को अपना बचा हुआ पानी दे रहे हैं। इसी तरह अगर हम इस कंपैरिजन को लेकर आए अपनी लाइफ में, तो इसी तरह रिच पीपल करते हैं, थोड़ा थोड़ा गरीबों को मतलब देते हैं। फॉलिंग रेन क्रिएट्स अ म्यूजिक विच इज स्वीट टू हियर। अब गिरती हुई जो बारिश है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत म्यूजिक क्रिएट करती है, जो कि सुनने में बड़ा भला लगता है। द पोएट एक्चुअली इंजॉयज द म्यूजिक ऑफ रेन एंड रेवल्स मीन खो जाना, उसके अंदर गुम हो जाता है। जब वो म्यूजिक सुनता है तो उसमें गुमसुम हो जाता है। बीइंग अ सेंसिटिव सॉल, वो क्योंकि एक सेंसिटिव सॉल रखता है, उसकी जो हिस्सा है वो सेंसिटिव है। ही सिंबलाइजेज द टॉप थिक लीव विद रिच पीपल, वो सिंबलाइज करता है कि जो बड़े पत्ते हैं, ऊपर वाले पत्ते, वो रिच पीपल की तरह हैं। हु गिव कॉइन आफ्टर कॉइन टू द पोर इन द फॉर्म ऑफ आर्म्स, जो कि एक एक करके कतरा कतरा सिक्का ब सिक्का जो है वो गरीब लोगों को खैरात की शक्ल में देते हैं। आर्म्स कहते हैं खैरात को। He says that thin leaves beneath are look like poor people, जो नीचे वाले पत्ते हैं वो गरीब लोगों की तरह नजर आते हैं। विच आर डिपेंडेंट ऑन रिच, जो कि अमीरों पर इंहिसार करते हैं। तो बड़े प्यारे अंदाज में जो पोएट है उसने ये बताया है। Somehow the falling drops are producing a melodious sweet music. Somehow ताहम जो गिरते हुए कतरे हैं वो बहुत शानदार म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहे हैं। आफ्टर द रेन द सन शाइन्स ब्राइटली, अब जब बारिश खत्म होती है तो सूरज चमकता है बहुत ज़्यादा। एंड लिट्स चमकाना एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इक्वली, और पानी के हर कतरे को वो एक जैसी रोशनी देता है, मतलब इक्वलिटी की बात हो रही है। दिस प्रेजेंट्स अ ब्यूटीफुल सीन, और जब इक्वलिटी होगी हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में, तो यहाँ पर भी जो सीन होगा वो क्या होगा, बहुत खूबसूरत होगा। द पोएम हैज सिंबॉलिक मीनिंग्स आल्सो। द पोअर मीन्स टू से दैट इन द वर्ल्ड द रिच पीपल एंजॉय एवरी अपॉर्चुनिटी। द पोएट मीन्स टू से, पोएट के कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी में जो अमीर हैं वो हर तरह की अपॉर्चुनिटीज़, मौक़ों को एंजॉय करते हैं। बट द पुअर डू नॉट हैव एक्सेस टू इट, लेकिन जो गरीब होते हैं, एक्सेस मीन रसाई होना, और जो गरीब होते हैं उनकी इस तक रसाई नहीं होती। फॉर देयर सर्वाइवल दे आर डिपेंडेंट ऑन रिच, अपनी बका के लिए, सर्वाइवल मीन बका के लिए, बचाव के लिए, वो किस पर डिपेंडेंट होते हैं, वो अमीरों पर डिपेंड करते हैं। ही यर्न्स दैट, उसका ये अंदाज़ा है, वो होप करता है, वो उम्मीद करता है, यर्न्स मीन उम्मीद करना, दैट इन फ्यूचर देयर विल बी इक्वलिटी, के आने वाले वक्त में बराबरी होगी, चीज़ें बेहतर होंगी। जैसे सूरज निकलता है बारिश के बाद तो हर एक को इक्वली लाइट देता है, तो इसी तरह आने वाले वक्त में भी ऐसे ही होगा। नो मैटर रिच और पुअर एवरीवन विल गेट वंस ड्यू शेयर, ये कोई इसमें वो नहीं है कि अमीर हो या गरीब, हर एक को उसका जो है ड्यू राइट, जो ड्यू शेयर, जो हिस्सा है वो मिलेगा। देन द वर्ल्ड विल रिप्रेजेंट अ मोर ब्यूटीफुल सीन देन एवर, तो फिर दुनिया एक बहुत अच्छा नज़ारा क्रिएट करेगी देन एवर, इससे भी ज़्यादा। तो ये बेटा आपकी समरी हो गई है। अब इस पोएम को आपने टेक्स्ट के हिसाब से पढ़ा, समरी जो है वो आपका इंशाल्लाह इसकी डायरी होगी, मैं आपको डायरी साइन कर रहा हूँ, और जो है फिर नेक्स्ट इसके एक्सरसाइज इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे। समरी आप लर्न करेंगे और इसकी आरपी करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।